चलिए बैठ जाइए सब लोग। रिजल्ट दिया है ना इस बार सबका? सबका है ना? इस बार भी बोलिए ना है ना? अभागल है तो कहां से रहेगा। चलिए किसका किसका रिजल्ट ना है जी? रिजल्ट में हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ, 2-4 गो है तो ओएमआर में कोई गड़बड़ी की होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रहा होगा। इतने लोगों का रिजल्ट आया है, हाँ, कुछ लोगों का नहीं आया है, तो इसमें संस्थान का कोई गलती नहीं है, आपका गलती है। तो आपको जो है आप आइएगा यहाँ पे, आधुनिक भारतीय इतिहास का जो टेस्ट हुआ है उसी का रिजल्ट है ये। रविवार को जो टेस्ट हुआ है, रविवार को नहीं हुआ था, और इस शनिवार या रविवार को जो है आप लोगों का कौन सी का टेस्ट होना है? बायो और इकोनॉमिक्स। सुनिए, हाँ, बायो इकोनॉमिक्स मेन है। अंकित पटेल रैंक 1, 95 राइट है, 5 गो रॉन्ग है। दूसरा स्थान पे है सुधीर कुमार रैंक 2, 93 राइट है, 7 रॉन्ग है। तीसरा स्थान पे 2 लोग हैं, 90 मार्क है, कन्हैया कुमार और पुतुस कुमारी। पुतुस कुमारी कौन है जी? आप हैं, चलिए ठीक है। चौथा स्थान पे भी 2 लोग हैं, रितिका कुमारी, बबलू कुमार। रितिका कुमारी, बबलू कुमार। रितिका कुमारी कौन है? डेट ऑफ बर्थ है 16/12/2001, 16/12/2001। बबलू कुमार कौन है? बबलू कुमार का डेट ऑफ बर्थ है 24/2/2001, 24/2/2001। आप हैं, चलिए ठीक है। खड़ा होते जाइएगा जिनका नाम पुकार रहे हैं। पांचवा स्थान पे एक लोग है, 88 क्वेश्चन सही किए हैं, 12 गलत है। बबलू, बबलू ही है। छठा स्थान पे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। छठा स्थान पे 6 लोग हैं जिनको 87 मार्क है। नीतीश कुमार, विवेक गुप्ता, विवेक गुप्ता, नीतीश कुमार, सिंटू कुमार, प्रेरणा कुमारी, ऋतिक कुमार, सम्राट कुमार। एक बार फिर से नाम सुनिएगा, विवेक गुप्ता, नीतीश कुमार, सिंटू कुमार, प्रेरणा कुमारी, ऋतिक कुमार, सम्राट कुमार। और इसमें प्रेरणा कुमारी कौन है? प्रेरणा कौन है जी? आप हैं। कितना मार्क है? डेट ऑफ बर्थ है आपका 7/2/2003। हाँ सही है, खड़ा हो जाइए। इसके बाद 7वां स्थान पे 3 लोग हैं जिनको 86 मार्क है। नीतीश कुमार, प्रज्ञा पांडे और अनुष कुमार। अनुष, अनुष, नीतीश कुमार, प्रज्ञा पांडे और अनुष कुमार। नीतीश कुमार, प्रज्ञा पांडे और अनुष कुमार 7वां स्थान पे हैं। और फिर 8वां स्थान पे जो है 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, और 8वां स्थान पे जो है उन्हें 85 मार्क है। अजीत कुमार, अजीत कुमार डेट ऑफ बर्थ है 21/7/1999। अभिषेक कुमार डेट ऑफ बर्थ है 4/12/2000। मनीष कुमार डेट ऑफ बर्थ है 1
1/1/2002। हीरा कुमार, डेट ऑफ बर्थ है 12/10/1998। रोशनी, कोई भी प्रश्न इधर उधर से नहीं होगा, अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर लिए होंगे तो कोई भी चीज इधर उधर से नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के जो है हमको लग रहा है 9-10 में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 85 या 85 प्लस में बहुत सारे लोग हैं, और लड़की भी 1 2 3 इसमें आ ही गई होंगी, और लड़का तो जो है वो है ही। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है स्पेशली लड़का के लिए, जो लड़की टॉप 10 में आ रही है ओवरऑल में, बहुत बेहतर है। और आप देखिए यहां पर चीजों को समझिए, लड़की लड़का को टक्कर दे रही है। लड़का अगर 92 मार्क ला रहा है तो लड़की भी 92 ला रही है, लड़की भी 90 ला रही है, तो बेहतर है, अच्छा है। और आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अब लड़का और लड़की के कटअप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। अंतर तो रहता ही है, लेकिन फिर भी अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। आप देखे होंगे कि जो मेरिट लिस्ट आता है उसमें टॉपर अगर पहला स्थान पे, बहुत सारे एग्जाम में लड़की ही टॉप करती है। पढ़ता तो सब वही चीज है जो सिलेबस है, तो कोई भी टॉप कर सकता है, समझ गए। तो एक बार आप लोग जिनका नाम पुकारे हैं आ जाइए, तो आप लोग एक बार स्टेज पर। पिछले टेस्ट में क्या दिए थे? पैसा दिए थे, 100 रुपया का लेते आइए तो हो। खुश रहिए, हो गया हो गया, खुश रहिए। लड़का लोग भी आ जाइए, लड़का को भी बुला रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की को ही बुला रहे हैं, लड़का लोग भी आ जाइए, आ जाइए। हो गया हो गया हो गया, एकदम सबको आशीर्वाद है, समझे। चोरी उड़ी नहीं किया आप लोग, ईमानदारी से किए हैं ना? हो गया हो गया, खुश रहिए। आ जाइए हीरो सब, जिनका नाम पुकारे हैं, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए हीरो सब, खुश रहिए। देखिए, खुश रहिए। देखिए, रिजल्ट तैयार करने में पूरा सतर्कता बरता गया है, और जहां तक हमको जानकारी दिया है कि मात्र 10-12 लड़का लड़की का जो है OMR में कुछ गड़बड़ी के वजह से जो है रिजल्ट नहीं आया है। अभी आप लोग से पूछे भी तो हमको लगता है सब 2-4-5 गो लोग हाथ उठाए कि हाँ रिजल्ट में हमारा नाम नहीं है, तो इसमें संस्थान का गलती नहीं हो सकता। जैसे पिछला टेस्ट हुआ था तो उसमें 700 लड़का लड़की का रिजल्ट नहीं आया था, तो उसमें थोड़ा बहुत OMR में दिक्कत था, समझ गए। लेकिन इस बार तो OMR सब में भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस बात को समझिए कि ये जो टॉपर हैं, यानी 85 या 85 प्लस है, इन लोगों को मार्क टॉप रैंक में इनका 1 2 3 से लेकर के 8 रैंकिंग तक है, समझ गए। तो आप ही के साथ ये लोग भी पढ़े हैं, आप देखे हैं, आप ही के अगल बगल से उठ करके जो है लोग आए हैं। जब ये लोग टॉप कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस करने के लिए जो है एक उत्साह चाहिए। देखिए, पढ़ाई की अगर हम लोग बात करें तो पढ़ाई नीरस चीज है, इसमें कोई रस नहीं है, लेकिन फिर भी हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जो है पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो इसी वजह से आप सब लोग प्रयास कीजिए कि आप टॉप करें, तभी जाकर के आपका मेरिट में नाम आ पाएगा, तभी जाकर के जो है आप अंतिम रूप से सफल हो पाइएगा, अंतिम रूप से सफल हो पाइएगा। तो इसलिए जो है मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए, सब लोग प्रयास कीजिए टॉप करने का, क्योंकि कंपटीशन का लेवल तो आप देख ही रहे हैं। और मेहनत अब नहीं करेंगे तो मेहनत आप कब करेंगे? कल या परसों जो है पेपर में दिया हुआ था, बिहार पुलिस का 45,000 के आसपास वैकेंसी आने वाला है, और बिहार पुलिस में 2000, सॉरी बिहार दरोगा, बिहार SI में 2000 के आसपास वैकेंसी आना
प्रस्तावित है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मेहनत अब नहीं कीजिएगा तो मेहनत कब कीजिएगा? और अगर अभी आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर आगे मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो समय को पहचानिए और मेहनत कीजिए। समझ गए? हम यही बोलेंगे और तो ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। हमको लगता है इतना में नहीं होगा जी। भेजिए 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 भेजिए, एक के बार में सबको दे देता हूँ। गिन लिए थे 9? हो जाएगा 9? हाँ ठीक। चलिए लीजिए। चोरी नहीं किए हैं जी। हे हट हट। बैग काहे रखती है जी, इसमें किताब कॉपी होगा। थोड़ा साइड होइए, हमको जाने दे। एकदम आशीर्वाद है महाराज, पकड़िए ना। खुश रही खुश रही। हो गया हो गया हो गया, खुश रही। चलिए एक फोटो ले लीजिए तो इन लोगों के साथ। हाँ आ जाइए। चलिए ऑनलाइन वाले लोग जान लीजिए, जो टॉपर है उसको 94 मार्क है। 94 ना 95? 95 मार्क है। 95 से लेकर 85 तक में 1 to 8। समझ गए? तो चलिए हो गया। एक बार इन लोगों के लिए जोर से ताली बजा दी। आप लोग ताली नहीं बजाए हैं? हाँ, कम से कम टॉप नहीं किए तो दूसरों के लिए ताली भी तो बजाइएगा। चलिए ठीक है, निकलिए सब लोग। हो गया हो गया, अरे हो गया हो गया। चलिए निकलिए निकलिए, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। चलिए आप लोग खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। हाँ एक आध गो होगा, देख लीजिएगा। जो कॉपी या नोट में होगा वो उसको दिए हैं। कहाँ दिए हैं? कहाँ है? अच्छा ठीक है, देख लेंगे। हमको मिलाना है। खुश रहिए खुश रहिए हीरो सब, बस पढ़िए लिखिए मन से। खुश रहिए। ये तो बचिए गया हो पैसा, ठीक है, भले बच गए। चलिए आइए अब पढ़ते हैं। आप पिछले बार 10 से 12 बैच में पढ़ती थी जी, ये लड़की 10 से 12 बैच में पढ़ती थी। काहे नहीं हुआ रिजल्ट आपका? कहाँ गड़बड़ हुए थे? मेंस में? पीटी में ही परीक्षा ही नहीं दिए थे? दिए थे? कौन जिम गड़बड़ हुआ था? पीटी में ही नहीं हुआ? अरे बाप, आपके साथ पढ़ने वाली तो बहुत सारी लड़की का सब चीज हो गया है। जो रोई थी याद है, उसका सब चीज हो गया है। पता नहीं मार्क कितना है अब। एगो लड़की को क्लास में 2 बार 3 बार रुलाए थे, समझ गए? तो सब चीज पास कर गई है। 10 से 12 बैच की थी। उसको बोल दिए थे मोटी। यही बोलने पर जो है खूब रोई बेचारी। उसके बाद उसको हम रुलाना शुरू किए। 2-3 बार हम अपने मन से जानबूझ करके उसको रुलाए, समझे? चलिए आइए अब तो भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू कर चुके हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था जो शुरू कर चुके हैं, टेक्निकल इश्यू था कि क्वेश्चन नहीं बनाई थी लड़की। रिजल्ट हुआ, टेक्निकल इश्यू था, क्वेश्चन नहीं बनाई थी। पता नहीं चला काहे रिजल्ट नहीं हुआ है। इतना बढ़िया है पढ़ने में आप। आपके बैच की बहुत सारी लड़की का रिजल्ट हुआ है। चलिए
और रिजल्ट काफी शानदार रहा है संस्थान का, समझ गए। हर फिजिकल एकेडमी से 3 फिजिकल एकेडमी है जहां से संस्थान के 100 से ज़्यादा लड़का लड़की जो है फिजिकल क्वालिफाई किया है और की है। बहुत बेहतर रिजल्ट रहा है और मेरिट भी बनना चाहिए। हॉस्टल के तो उस रोज 30-32 लोग उपस्थित थे, वीडियो तो गया ही होगा हमको लगता है। 2-3 को छोड़ करके बाद बाकी सब 80+ है। तो और कैटेगरी भी है उसमें, तो बहुत सारा चीज है। तो हॉस्टल में तो हमको लगता है सबका मेरिट बनना चाहिए। अब देखिए कितना का बनता है कितना का नहीं बनता है। चलिए आइए पढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है आपको? भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास। इस चैप्टर में मूल तौर पर अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में मूल तौर पर जो है हम लोगों को ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक है, इन तमाम अधिनियमों के विशेषता के विषय में हम जानते हैं। आपको इन अधिनियमों में अगर देखा जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट, इन तमाम एक्टों के विषय में पिछले सेशन में हम लोग जान चुके हैं। अब आज के सेशन में हम लोग जानना प्रारंभ करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट से। 1833 के चार्टर एक्ट, के चार्टर एक्ट से देखिए 1833 के चार्टर एक्ट से हम लोग जानना प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले 1-2 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बताइएगा किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आगे बताइएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? 1781 में लाया गया है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया? 1773 के कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर एलिजाह। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813। चलिए ठीक है। अब देखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट की कई सारी प्रमुख विशेषताएं हैं। 1833 के चार्टर एक्ट की जो कई सारी प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें 1833 के चार्टर एक्ट की जो कई सारी प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें आपको
इस एक्ट की पहली विशेषता यह है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कंपनी भारत में चाय का व्यापार कर सकती थी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चाय और चीन के संबंध में भी जो व्यापारिक एकाधिकार अंग्रेजी कंपनी को प्राप्त था वो भी समाप्त कर दिया गया, अर्थात कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, आप समझिएगा। देखिए, अगर प्रश्न सीधे तौर पर यह रहे कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। यह प्रश्न आपके बिहार एसआई परीक्षा में भी पूछा गया है। दूसरी बात, अगर प्रश्न यह रहे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया, तो इसका भी उत्तर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। और फिर आगे अगर प्रश्न यह रहता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। तीनों प्रश्न को समझे हैं? अगर आंशिक तौर पर रहेगा तो उत्तर 1800, पूर्णतः रहेगा 1800, और ना तो आंशिक शब्द रहे और ना ही पूर्णतः शब्द रहे, सीधे सीधे रहे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1813। अब देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, तत्पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार की तरफ से यह काम सौंपा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन प्रशासन को देखेगी। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी हुआ करती थी, इस व्यापारिक कंपनी को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। एक बार फिर से सुनिएगा, समझिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कंपनी को कहा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि अब यह कंपनी भारत में शासन प्रशासन को देखेगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भारत
के शासन प्रशासन को देखेगी। मतलब पहले जो कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी वह अब प्रशासनिक कंपनी बन गई। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी के विषय में हम लोग कह सकते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से प्रशासनिक कंपनी बन गई। एक प्रकार से प्रशासनिक कंपनी बन गई, प्रशासनिक कंपनी बन गई। अब देखिएगा, इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया और इसी एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और गवर्नर जनरल को जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो भारत के गवर्नर जनरल को सभी प्रकार के नागरिक संबंधी अधिकार, सभी प्रकार के सैन्य संबंधी अधिकार गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को ही सभी प्रकार के नागरिक संबंधी अधिकार और सभी प्रकार के सैन्य संबंधी अधिकार जो है आपको दे दिए गए। और आप याद कीजिए, गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल को आप याद कीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को सहयोग देने हेतु 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। लेकिन आगे चलकर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 4 को घटाकर 3 कर दिया गया। फिर से 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को सहयोग करने के लिए जो 3 सदस्यीय आयोग था या परिषद था, उसको फिर से 4 सदस्यीय आयोग या 4 सदस्यीय परिषद बना दिया गया और चौथे सदस्य के तौर पर विधि सदस्य को शामिल किया गया। चौथे सदस्य के तौर पर विधि सदस्य को शामिल किया गया और प्रथम विधि सदस्य के तौर पर शामिल हुए आपको लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल को सहयोग करने हेतु चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया और प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। और इसके बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इस एक्ट में ही पहली बार संपूर्ण भारत के लिए एक बजट को लेकर प्रावधान किया गया। यानी पूरे भारतवर्ष के लिए जो है आपको एक बजट होगा, इसको लेकर के प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में ही जो है आपको किए गए। और 1833 के चार्टर एक्ट में ही दास प्रथा को प्रतिबंधित करने की बात की गई। दास प्रथा को प्रतिबंधित करने की बात की गई, लेकिन उस एक्ट के तहत दास प्रथा प्रतिबंधित हुए नहीं। उस एक्ट के तहत दास प्रथा प्रतिबंधित हुए नहीं, बल्कि दास प्रथा आगे चलकर 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। लॉर्ड एलनबरो के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। लॉर्ड एलनबरो के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। और आपको जब 1833 का चार्टर एक्ट पारित हो रहा था, जब 1833 का चार्टर एक्ट पारित हो रहा था, तो उस एक्ट के पारित होने के समय यह देखा गया कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च होंगे, वो रुपया 1813 से 1833 तक खर्च हुआ ही नहीं, क्योंकि विवाद उत्पन्न हो चुका था
कुछ अंग्रेज यह चाहते थे भारतीयों को शिक्षा ब्रिटिश पद्धति से दी जाए, और कुछ अंग्रेज यह चाहते थे भारतीयों को शिक्षा भारतीय पद्धति के तहत दी जाए, जिस विवाद को इतिहास में आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं। और आंग्ल प्राच्य विवाद के निपटारा करने हेतु ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, और मैकाले आयोग ने आंग्ल प्राच्य विवाद को सुलझाते हुए यह सिफारिश दिया कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाना चाहिए। और फिर 1835 ईस्वी से भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। समझ गए आप? तो आपको जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके तहत एक और काम हुए। इसके तहत एक और काम क्या हुए? देखिए, पहले क्या होता था, ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो नियुक्तियां होती थी, ब्रिटिश कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्तियों में रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्तियों में जन्म, लिंग, जन्म स्थान, लिंग, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि योग्यता के आधार पर कंपनी के अधीन कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। और जब 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया, तो अब भारत के लोग भी धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी में शामिल होने लगे। भारत के लोग भी धीरे धीरे जो है आपको ब्रिटिश कंपनी में शामिल होने लगे। तो ये सभी विशेषता अगर आप देखेंगे तो ये सभी की सभी विशेषता 1833 के चार्टर एक्ट की है। 1833 के चार्टर एक्ट की ये सभी की सभी विशेषताएं हैं। तो अब एक बार 1833 के चार्टर एक्ट को आप पढ़िए। 1833 के चार्टर एक्ट को पढ़िए जल्दी से। पढ़ लिए, समझ में आया? क्लियर है ना सब बात? अब आगे आइए। तो 1833 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों बाद
1853 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, 1853 का जो चार्टर एक्ट है, 1853 के चार्टर एक्ट के विषय में जो है अब हम लोगों को जानना है। देखिए, समझिएगा, आपको भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा है, 1757 से 1947, जिसमें प्रारंभिक 100 वर्षों तक कंपनी का शासन रहा है, अंग्रेजी कंपनी का शासन रहा है, और अंतिम के 100 वर्षों तक ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन रहा है। प्रारंभिक 100 वर्षों तक जो कंपनी का शासन रहा है, कंपनी के शासन 1757 से 1857 तक रहे हैं, 1757 से 1857 तक रहे हैं, और कंपनी के शासन के दौरान पारित किए गए सभी अधिनियमों में जो अंतिम अधिनियम माना जाता है वह 1853 का चार्टर एक्ट माना जाता है। 1853 का चार्टर एक्ट माना जाता है। कंपनी के शासन के दौरान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक पारित हुए हैं। वहीं आपको जब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान जो है 1858 के भारत परिषद अधिनियम से लेकर के 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पारित हुआ। मतलब यह जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इस 1853 के चार्टर एक्ट की पहली बात यह है कि ब्रिटिश कंपनी के शासन के दौरान पारित होने वाला अंतिम अधिनियम 1853 का चार्टर एक्ट है। और 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बात यह कही गई कि 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बात यह कही गई कि जब तक महारानी की इच्छा होगी तब तक ब्रिटिश कंपनी का भारत में शासन होगा। इसके बाद इस अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, आपको पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे पहले सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश है आपको चीन। पहला देश है आपको चीन। चीन का अनुसरण करते हुए ही विश्व के अन्य देशों ने, चीन का अनुसरण करते हुए ही विश्व के अन्य देशों ने सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करना प्रारंभ किया। और पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट में यह बात कहा गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको इससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं होता था, बल्कि सिविल सेवकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप याद कीजिए, जब कंपनी का शासन भारत में था तो भारत में दो संस्था शासन प्रशासन को संचालित करने का काम किया करता था। एक था आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। एक था आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वही सिविल सेवकों की नियुक्ति किया करता था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिविल सेवकों की नियुक्ति नहीं करेगा, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर सिविल सेवकों की नियुक्ति जो है आपको किया जाएगा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से। और भारत में
प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो सके, इसको लेकर 1854 ईस्वी में, इसको लेकर 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1854 ईस्वी में एक कमेटी गठित किया गया, जो कमेटी इस बात पर विचार विमर्श करती कि आखिरकार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन भारत में कैसे संभव बनाई जा सके। इसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो जो 1853 का चार्टर एक्ट है, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही आपको जो है जनप्रतिनिधिक संस्था के तौर पर, यानी वैसी संस्था जो जनता का प्रतिनिधि करे, जनप्रतिनिधिक संस्था, उस संस्था को कहा जाता है जो जनता का प्रतिनिधि करे। जैसे लोकसभा जनप्रतिनिधिक संस्था है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा जनप्रतिनिधिक संस्था है, विधानसभा भी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, विधानसभा भी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो 1853 का चार्टर एक्ट है, उस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जनप्रतिनिधिक संस्था के तौर पर विधान परिषद का गठन किया जाएगा, विधान परिषद का गठन किया जाएगा, और उस विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया जाएगा। मतलब उस विधान परिषद में भारत के जो स्थानीय लोग हैं उसे भी शामिल किया जाएगा, भारत के जो स्थानीय लोग हैं उसे भी शामिल किया जाएगा। और यहीं से एक प्रकार से कहिए तो भारत लोकतंत्र की ओर धीरे धीरे अग्रसर होना प्रारंभ हुआ, भारत धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हुआ। और शुरुआती दिनों में विधान परिषद का गठन हुआ, फिर आगे चल करके जो है आपको केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका का गठन हुआ, फिर आगे चलकर राज्य में 2 सदनों वाली विधायिका का गठन हुआ, जो आज भी भारत में विद्यमान है। भारत में केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका में लोकसभा राज्यसभा है, और भारत में राज्य में 2 सदनों वाली विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद है। जैसे 1853 के चार्टर एक्ट में केंद्रीय विधान परिषद के गठन की बात की गई। आगे चलकर जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान किया गया, और जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें राज्य में द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान किया गया, उसमें राज्य में द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान किया गया। तो ये सभी के सभी 1853 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता है। और 1853 के बाद 1857 का ईस्वी आता है, ऐसे तो 54, 55, 56, 57, 1857 का ईस्वी आता है। और आप सब लोग जानते हैं 1857 ईस्वी में भारत में सिपाही विद्रोह हुआ, और उस सिपाही विद्रोह के समय भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन था, और कंपनी के शासन के दौरान ही सिपाही विद्रोह हुआ। और जब कंपनी के शासन के दौरान सिपाही विद्रोह हुआ तो अंग्रेजी सरकार को यह लगने लगा कि अब अंग्रेजी कंपनी से भारत का शासन प्रशासन नहीं संभाला जा रहा है, और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया, भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार जो है भारत से कंपनी के शासन का अंत हो गया, और फिर भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना जो है आपको हुई। अब देखिएगा 1857 के विद्रोह के बाद पारित होने वाला जो पहला अधिनियम है, वह पहला अधिनियम है आपको 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए 1858 का
जो भारत परिषद अधिनियम है, 1858 के भारत परिषद अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। एक तो पहली बात यह है कि इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। यह जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इसे भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में भारत के शासन को लिया और ब्रिटिश क्राउन ने भारतीयों को यह आश्वासन दिया कि जैसा हमारे लिए ब्रिटेन की जनता है, वैसा ही हमारे लिए भारत की भी जनता है, वैसा ही हमारे लिए भारत की भी जनता है। जिस प्रकार हम ब्रिटेन में शासन करते हैं, उसी प्रकार से हम भारत में भी अच्छे ढंग से शासन प्रशासन करेंगे, अच्छे ढंग से शासन प्रशासन करेंगे। इस अधिनियम के तहत भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का तो अंत हुआ ही हुआ। इस अधिनियम के तहत भारत से जब ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हो गया, तो कंपनी के शासन के दौरान जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक संस्था काम किया करती थी, उन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया, तो मतलब भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, उसका अंत हो गया, उसका अंत हो गया। कल के सेशन को आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ी थी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ी थी और भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत तब हुई जब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अस्तित्व में आया, और पहले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अस्तित्व में था ही। तो कंपनी के शासन के दौरान यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दोनों संस्था भारत में शासन प्रशासन को देखा करती थी। अर्थात 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, उस द्वैध शासन का अंत 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत तब कर दिया गया जब इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किया जाता है। अब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। तो अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया, तो उसके कार्यों को करने के लिए एक नया पद लाया गया, जिसे भारत सचिव का पद कहा गया या जिसे भारत मंत्री का पद कहा गया। जिसे भारत सचिव का पद या भारत मंत्री का पद कहा गया, भारत मंत्री का पद कहा गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के स्थान पर ही भारत सचिव का पद आया। और जब भारत सचिव का पद आया, तो भारत सचिव या भारतीय सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक 15 सदस्यीय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। एक 15 सदस्यीय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया और भारत सचिव पद पर आसीन व्यक्ति
उस 15 सदस्यीय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से ही शासन प्रशासन को देखने का काम किया करती थी। और जब भारत सचिव का पद आया तो भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली को बैठाया गया, अर्थात भारत के प्रथम भारत सचिव बने लॉर्ड स्टैनली। आगे चलकर अनेकों लोग इस पद पर आसीन हुए, लेकिन आजादी के समय भारत सचिव के पद की अगर हम लोग बात करें तो आजादी के समय भारत सचिव के पद पर थे लॉर्ड लिस्टोवेल। लॉर्ड लिस्टोवेल, लॉर्ड लिस्टोवेल जो है आपको भारत सचिव के पद पर थे। लॉर्ड लिस्टोवेल जो है आपको भारत सचिव के पद पर थे। इसके बाद जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत ही भारत से मुगल सत्ता का भी अंत किया गया। भारत से मुगल सत्ता का भी अंत किया गया और इस अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल कर दिया गया भारत का वायसराय। और इस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय बने आपको लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये सब 1858 के भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। तो अब जो है आप एक बार 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत परिषद अधिनियम दोनों पढ़िए, दोनों को पढ़िए, पढ़िए दोनों को जल्दी। पढ़ लिए। पढ़ लिए हो? नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए जल्दी। अब आगे आइए। इसके बाद
आगे अगर आप देखेंगे तो आगे है आपको 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। (1861) का भारत परिषद अधिनियम। देखिए, यह जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसका भारतीय इतिहास में काफी महत्व है। इस अधिनियम का भारतीय इतिहास में महत्व होने का कारण यह है कि इस अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास की व्यवस्था का सूत्रपात किया। संवैधानिक विकास की व्यवस्था का सूत्रपात 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने ही किया है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि अब जो है, इस अधिनियम के पारित होने के बाद से जो है, इस अधिनियम के पारित होने से पहले तक भारत के लिए कोई भी कानून ब्रिटेन से ही बनकर आता था, ब्रिटेन से ही बनकर आता था। लेकिन इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि विशेष व्यवस्था के रूप में भारत में भी कानूनों का निर्माण किया जा सकता, भारत में भी कानूनों का निर्माण किया जा सकता। विशेष परिस्थिति में भारत में भी कानूनों का निर्माण जो है आपको किया जा सकता है। जैसे एक बात को आप समझिए, सामान्य तौर पर केंद्रीय स्तर पर कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है संसद, यानी पार्लियामेंट। संसद यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सब आते हैं। अगर मान लिया जाए लोकसभा राज्यसभा अस्तित्व में ना हो, अगर मान लिया जाए लोकसभा राज्यसभा अस्तित्व में ना हो, अगर मान लिया जाए लोकसभा राज्यसभा अस्तित्व में ना हो, तो इस स्थिति में कानून का निर्माण करना हो तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके अस्थायी कानून का निर्माण करते हैं। वैसे ही 1861 के भारत परिषद अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि विशेष परिस्थिति में भारत के वायसराय, विशेष परिस्थिति में भारत के वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। विशेष परिस्थिति में भारत के वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। और जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रहता है, वैसे ही 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, उसमें यह भी कहा गया कि वायसराय द्वारा जारी किए गए अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रहेगा। वायसराय द्वारा जारी किए गए अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रहेगा। और यही वजह है कि इस अधिनियम को लेकर हमने यह कहा है कि इस अधिनियम ने भारत में विधि निर्माण के क्षेत्र में संवैधानिक सूत्रपात किया है। मतलब अब कानून का निर्माण, विधि का निर्माण भारत में भी हो सकता था। इसके बाद इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो इस अधिनियम के तहत ही भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या कैबिनेट प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई मानी जाती है। इस अधिनियम के तहत ही भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कैबिनेट प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई मानी जाती है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई मानी जाती है। आपको
क्या है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या कैबिनेट व्यवस्था? देखिए, जैसे वर्तमान में एक प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री अलग अलग विभाग, अलग अलग कैबिनेट मंत्री को देने का काम करते हैं, और वो कैबिनेट मंत्री उस विभाग को लेकर जो है अपना काम करते हैं। तो उस समय कहा गया कि प्रशासन के शीर्ष पर वायसराय होगा, प्रशासन के शीर्ष पर वायसराय होगा, लेकिन वायसराय काम करने के लिए अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को देगा, अलग अलग लोगों को देगा, काम करने के लिए अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को देगा, अलग अलग लोगों को देगा। यही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या कैबिनेट प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं, जो आज भी भारत में विद्यमान है, जो आज भी भारत में अस्तित्व में है। आज देखिए आप, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, प्रशासन के शीर्ष पर मोदी जी हैं, और अपने सहयोगियों को अलग अलग मंत्रालय दे दिए हैं। जैसे कि किसी को रक्षा मंत्रालय दे दिए हैं, किसी को वित्त मंत्रालय, किसी को गृह मंत्रालय, किसी को कृषि मंत्रालय, किसी को शिक्षा मंत्रालय, किसी को रेलवे मंत्रालय। हर मंत्री को जो है अलग अलग मंत्रालय देने का जो है आपको काम किया गया है। यही तो कैबिनेट प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली या संविभागीय प्रणाली है। इस कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हुई मानी जाती है। इसके बाद जैसे आज वर्तमान में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। फिर विधान परिषद में 1/6 भाग सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया है, उस केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत भी किया जा सकता है, सदस्यों को मनोनीत भी किया जा सकता है। और 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत करने का काम किया। और लॉर्ड कैनिंग ने जो 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत करने का काम किया, उसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, इन तीनों को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत करने का काम लॉर्ड कैनिंग ने किया। और लॉर्ड कैनिंग ने यह काम 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही किया। और आपको 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ही यह भी प्रावधान किया गया था कि राज्यों में विधान परिषद के गठन किए जाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर केंद्रीय स्तर पर विधान परिषद का गठन 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही हो गए, लेकिन राज्यों में विधान परिषद के गठन को लेकर प्रावधान 1861 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया था। और 1861 के भारत परिषद अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही आगे चलकर बंगाल में, पंजाब में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें बंगाल में 1862 में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में विधान परिषद का गठन 1897 ईस्वी में हुए। 1897 ईस्वी में पंजाब में केंद्रीय विधान परिषद के गठन जो है आपको हुए, पंजाब राज्य में हुए। ये सभी 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषता है। आगे चलकर वर्ष 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। और वर्ष 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस ने स्थापना के समय ही यह तय कर लिया था कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह के अंतिम 3 दिवस में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होगा। और फिर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होने लगे। और कांग्रेस ने 1885 के अपने वार्षिक अधिवेशन से लेकर के 1891 के अपने वार्षिक अधिवेशन के दौरान जो भी प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के उन मांगों को मानने के लिए ही, कांग्रेस के उन मांगों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए ही कांग्रेस के दबाव में आकर 1892 ईस्वी में एक
अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 1892 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। और 1892 के भारत परिषद अधिनियम का कोई खास महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत महत्व तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम का है ही। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। और अगर चुनाव की हम लोग बात करें तो चुनाव भारत में दो प्रकार से होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है और आपको एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहा जाता है जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करता है, जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहा जाता है जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है, जैसे कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब जो है आपको अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ये सब जो है आपको अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और आपको 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ये तमाम अधिकार केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिए गए। लेकिन ध्यान रहे कि अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता था, बजट के ऊपर मतदान नहीं कर सकता था। लेकिन आगे चल करके अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया और आगे चल करके जो है बजट के ऊपर मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। और भारत में बजट की अगर आप बात करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमने आपको बतलाया है, इतिहास पढ़ाते हुए हमने आपको बतलाया है कि भारत में पहली बार जो बजट पेश हुआ है, भारत में पहली बार बजट पेश 1860 ईस्वी में हुआ है। और 1860 ईस्वी में बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। 1860 ईस्वी में बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा जो है 1860 ईस्वी में आपको बजट पेश किए गए थे। और वही बजट पर बोलने का अधिकार केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिए गए, लेकिन मतदान करने का अधिकार जो है नहीं दिया गया। बजट के ऊपर मतदान करने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला था। तो आगे हम लोग 1909 के भारत शासन अधिनियम को जानने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। मतलब 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस चैप्टर के ये तीन अधिनियम परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर प्रश्न आता है इस चैप्टर से तो सामान्य तौर पर इन्हीं तीन अधिनियमों से प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है, पूरी की पूरी संभावना होती है। तो अब इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों के विषय में जो है आगे हम लोग जानने जा रहे हैं। अब एक बार जो है आप 1861 और 1892 को पढ़ लीजिए, फिर आएंगे पढ़ाएंगे आपको 1892 के बारे में। जल्दी पढ़िए।
पढ़ लिए। आइए अब आइए पढ़ते हैं। 1909 का भारत शासन अधिनियम। देखिए 1909 का भारत शासन अधिनियम, जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है, इसे हम लोग मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। इस अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। मार्ले मिंटो एक्ट भी इस अधिनियम को हम लोग कहते हैं। देखिए आपको यह जो अधिनियम है 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अधिनियम को बनाने में उस समय के भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो, दोनों का योगदान रहा था। और दोनों के सहयोग से ही यह अधिनियम पारित हो पाया था। दोनों के सहयोग से ही यह अधिनियम पारित हो पाया था। यही वजह है कि इस अधिनियम को, यानी 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। जैसे गुप्त कमेटी के सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उसी प्रकार से जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर, जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर 1909 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर, जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर जो है आपको 1909 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। और यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम के पारित होने के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे एच एच एक्विथ जो है आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एच एक्विथ इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लिबरल पार्टी से थे। और देखिए इस अधिनियम की यूं तो कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। यह इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है। अब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, इसका क्या मतलब है? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, इसका क्या मतलब है आप समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात, एक बात बताइए, आज के डेट में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, कोई भी चुनाव हो, क्या हिंदुओं के लिए अलग चुनाव होता है और मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होता है? नहीं। आज के डेट में हिंदुओं के लिए अलग चुनाव नहीं होते हैं, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि सभी के लिए एक साथ चुनाव होते हैं। जैसे हाल फिलहाल में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 के बीच में 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। सभी संप्रदाय के लोगों के लिए
एक साथ ही चुनाव संपन्न हुए। सभी संप्रदाय के लोगों के लिए एक साथ ही जो है आपको चुनाव संपन्न हुए, एक साथ ही चुनाव संपन्न हुए। यह वर्तमान स्थिति है। लेकिन हां, जो एससी एसटी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, उनके लिए सीट आरक्षित है कि हां एससी और एसटी के लिए इतना सीट आरक्षित होगा। जैसे लोकसभा के चुनाव में एससी के लिए 84 सीट, एसटी के लिए 47 सीट। एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए जो है आपको 47 सीट आरक्षित है। वो अलग चीज है, आरक्षण अलग चीज है। लेकिन यहां पर अब आप समझिएगा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, पृथक निर्वाचन, पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग अलग, पृथक का मतलब होता है अलग अलग, और निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग अलग, और निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव। निर्वाचन का मतलब चुनाव होता है। मतलब इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होंगे, और मुसलमानों के लिए जो अलग चुनाव होंगे, उस चुनाव में उम्मीदवार भी मुसलमान होगा और मतदाता भी मुसलमान होगा। क्या अभी ऐसा होता है? क्या अभी ऐसा होता है कि उम्मीदवार भी मुसलमान और मतदाता भी मुसलमान? ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन 1909 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि उम्मीदवार भी मुसलमान होंगे और मतदाता भी मुसलमान होंगे। उम्मीदवार भी मुसलमान होंगे और मतदाता भी मुसलमान होंगे। मतलब एक प्रकार से कहिए तो हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न करने को लेकर यह प्रावधान किया गया। मतलब पृथक निर्वाचन, मतलब वैसी चुनाव जिसमें हर धर्म के लिए अलग अलग चुनाव होंगे। जिस धर्म के लिए चुनाव होंगे उसी धर्म के उम्मीदवार होंगे और उसी धर्म के मतदाता होंगे। उसी धर्म के उम्मीदवार होंगे, उसी धर्म के मतदाता होंगे। इसी को कहा गया आपको पृथक निर्वाचन। इसी को क्या कहा गया आपको? पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन कहा गया। तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिए गए। और मतलब एक प्रकार से कहिए तो संप्रदाय के आधार पर चुनाव की शुरुआत हुई। संप्रदाय के आधार पर चुनाव की शुरुआत हुई। संप्रदाय मतलब धर्म के आधार पर। संप्रदाय, संप्रदाय या धर्म दोनों एक ही बात है। संप्रदाय के आधार पर चुनाव की शुरुआत हुई। आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई मानी जाती है? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई मानी जाती है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन को शुरू करवाने में मिंटो का, भारतीय वायसराय मिंटो द्वितीय का, भारतीय वायसराय मिंटो द्वितीय का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मिंटो द्वितीय का सबसे बड़ा योगदान रहा है, और यही वजह है कि भारतीय वायसराय मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। और आपके बिहार एसआई का ही यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो द्वितीय को माना जाता है। और आपके बिहार एसआई परीक्षा में इस अधिनियम से आज तक 3 प्रश्न पूछा है। तीनों प्रश्न हम आपको बोल रहे हैं, ध्यान से आप सुनिए। क्वेश्चन बैंक में जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न, 1909 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? दूसरा प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई है?
तीसरा प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। ये तीनों प्रश्न आपके बिहार एसआई परीक्षा का पूछा हुआ है। और जब आपको मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, इस बात को मार्ले और मिंटो भी भली भांति समझता था कि हम क्या किए हैं, हम किए क्या हैं। इस बात को मार्ले मिंटो भी भली भांति समझता था। और इस अधिनियम के तहत जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, तो मिंटो ने मार्ले के नाम से खत लिखा। मिंटो ने मार्ले के नाम से खत लिखा और उस खत में यह लिखा कि हम लोगों ने तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर नाग के मुंह में दांत बो दिए हैं, नाग के मुंह में दांत बो दिए हैं। और इसका परिणाम बहुत भीषण होगा, इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। इस बात को ये दोनों भी समझता था। और इसी वजह से मिंटो ने मार्ले के नाम खत लिखकर यह कहा कि हम लोगों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के जो है नाग के मुंह में दांत बो दिया है। और सांप नाग की अगर हम बात करें तो नाग एक प्रकार का सांप होता है, सांपे ना होता है, हाँ सांप होता है। और सांप जो है काटता है, तो काटता तो दांत से ही है। सांप के दांत में जहर होता है, समझ गए, जहर होता है। और अगर आपको काट लिया और उचित समय पर आपको इलाज नहीं मिला, आपके पूरे शरीर में अगर जहर फैल गया तो आपका ओम नमः स्वाहा, समझ गए। मतलब आप समझिएगा, ये दोनों भी समझ रहा था कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए। और जो भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, उसमें इस अधिनियम का भी एक अहम योगदान रहा है। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में इस अधिनियम का भी एक अहम योगदान जो है आपको रहा है। अब आपको इस अधिनियम की आलोचना के.एम. मुंशी ने किया, आर.सी. मजूमदार ने किया, महात्मा गांधी ने किया। के.एम. मुंशी ने तो यह कहा कि इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र का गला घोंट दिया। फिर इस अधिनियम को लेकर महात्मा गांधी ने यह कहा कि यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र का सर्वनाश कर दिया। फिर आर.सी. मजूमदार ने कहा कि यह चंद्रमा के चांदनी जैसा है, यह चंद्रमा के चांदनी जैसा है। उनके कहने का मतलब यह था कि यह अधिनियम तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आंतरिक तौर पर यह अधिनियम बड़ी खतरनाक है। आंतरिक तौर पर यह अधिनियम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनके कहने का मतलब जो है आपको ये था। आपको कुल मिलाकर के भारतीयों ने इस अधिनियम की आलोचना किया। और विशेष तौर पर आर.सी. मजूमदार के स्टेटमेंट को नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्ले मिंटो ने मार्ले को खत लिखकर क्या कहा, गांधी जी ने इस अधिनियम को लेकर क्या कहा, और के.एम. मुंशी ने इस अधिनियम को लेकर क्या कहा, यह सब बात जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावे इस अधिनियम की हम बात करें तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट के ऊपर मतदान करने का अधिकार दिया गया। बजट के ऊपर मतदान करने का अधिकार दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और इसी 1909 के भारत शासन अधिनियम की हम बात करें तो इसी 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है आपको यह भी प्रावधान किया गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। और
1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय बना सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ये सभी 1909 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। 1909 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के ठीक 10 वर्षों बाद 1919 ईस्वी में एक अधिनियम आया जिसे 1919 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। तो अब हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप 1909 के भारत शासन अधिनियम को पढ़िए। पढ़िए इसको जल्दी। पढ़ लिए। आगे आइए। अब इसके बाद आगे है 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम को बनाने में इस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड मॉन्टेग्यू, जो कि भारत सचिव के पद पर थे, इस समय के भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दोनों ने मिल करके 1919 के भारत शासन अधिनियम को बनाया है। यही वजह है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी हम लोग कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी हम लोग कहते हैं। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, यह अधिनियम पारित तो 1919 ईस्वी में हो गया था, लेकिन यह अधिनियम लागू अगर देखा जाए तो यह अधिनियम लागू हुआ है आपको वर्ष 1921 ईस्वी में। यह अधिनियम लागू हुआ है आपको वर्ष 1921 ईस्वी में। और इस अधिनियम के पारित होने के समय अगर देखा जाए तो इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज। और आपको
यह प्रश्न जो है आपको बीपीएससी का पूछा हुआ, यह प्रश्न बीपीएससी का पूछा हुआ है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको लॉर्ड जॉर्ज। इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की जो कई सारी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस अधिनियम की पहली विशेषता, इस अधिनियम की पहली विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो इस अधिनियम की पहली विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय, इस अधिनियम के तहत जो है आपको सिख, सिख के बाद ईसाई, ईसाई के बाद आंग्ल भारतीय, ईसाई के बाद आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, ईसाई के बाद आंग्ल भारतीय, इन सभी को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इन सभी को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, निर्वाचन का अधिकार दिया गया। जैसे आपको 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। शुरू में तो कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उस लखनऊ समझौता के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। आगे चलकर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों ने भी पृथक निर्वाचन की मांग किया, पृथक निर्वाचन की मांग किया। तो आगे चलकर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को भी जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मतलब अब इन समुदाय के लोगों के लिए भी अलग चुनाव होने थे। उस चुनाव में उम्मीदवार भी इसी समुदाय का लोग होना था और मतदाता भी इसी समुदाय का लोग होना था। मतलब हर समुदाय के लिए, मुसलमान के लिए अलग चुनाव होगा, सिख के लिए अलग चुनाव होगा, ईसाई के लिए अलग चुनाव होगा, आंग्ल भारतीय के लिए अलग चुनाव होगा। मतलब भारत पूरा टाइम चुनाव में ही व्यस्त रहेगा, चुनाव ही चुनाव होते रहेगा। तो यह किया गया, जो कि सही बात नहीं था। इसके बाद इस अधिनियम की जो अगली विशेषता है, इस अधिनियम की अगली विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। मतलब अब उस प्रकार के चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी प्रकार की आम जनता पार्टिसिपेट कर सकती थी, नहीं। शुरू में सभी को मतदान करने का अधिकार नहीं था। जैसे आज यानी वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में भारत में सभी को मतदान करने का अधिकार है। वर्तमान में भारत में सभी को मतदान करने का अधिकार है। यहां पर सभी का मतलब इस बात को समझना है कि वर्तमान में भारत में जितने भी वयस्क आम जनता है, मतलब जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, चाहे वह महिला है, चाहे वह पुरुष है, चाहे वह हिंदू है, चाहे वह मुसलमान है, चाहे वह सिख है, चाहे उसका जन्म बिहार में हुआ है, चाहे उसका जन्म झारखंड में हुआ है, चाहे वह टैक्स देता है, चाहे वह टैक्स नहीं देता है, सभी को आज के डेट में, भारत की सभी वयस्क जनता को आज के डेट में मतदान करने का अधिकार है। और भारत में मतदाताओं की संख्या 90 करोड़ से ज्यादा है। 90 करोड़ से ज्यादा। भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ और 140 करोड़ लोग में से 90 करोड़ से ज्यादा लोग मतदाता सूची में शामिल है। 90 करोड़ से ज्यादा लोग, संभवतः 96.4 करोड़, 96-97 करोड़ लोग जो है, लोगों का नाम मतदाता सूची में है।
सभी को मतदान करने का अधिकार है। लेकिन पहले क्या था जानते हैं? पहले सभी को मतदान करने का अधिकार नहीं होता था। पहले क्या था, जो राजे महाराजे होते थे, देसी रियासत के जो राजे महाराजे होते थे, देसी रियासत के राजा महाराजाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। फिर आपको जो बड़े उद्योगपति होते थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो अंग्रेजी सरकार को टैक्स दिया करता था, उन्हीं सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतदान करने का अधिकार होता था। और पहले तो महिलाओं को मतदान करने का अधिकार था ही नहीं। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार था ही नहीं। और ऐसा नहीं कि भारत में ही सिर्फ शुरू में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। विश्व का कोई भी देश पलट करके देख लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी विकसित देश हैं, उसको भी आप पलट करके देख लीजिएगा, तो उन देशों में भी शुरुआती दिनों में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं होता था। शुरुआती दिनों में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं होता था। धीरे धीरे महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। और भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में भी शुरुआती दिनों में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जब भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब यह कहा गया कि अब जो चुनाव होंगे उस चुनाव में आम जनता भी पार्टिसिपेट कर सकता। अब जो भारत में चुनाव होंगे उस चुनाव में आम जनता भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब सिर्फ पुरुष पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बल्कि महिलाएं भी पार्टिसिपेट करेंगी, महिलाएं भी पार्टिसिपेट करेंगी, महिलाएं भी भाग लेंगी। मतलब आपको इस अधिनियम की जो अगली विशेषता है, इस अधिनियम की अगली विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद आपको यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत जो है आपको केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। क्या मतलब है इसका समझिएगा। देखिए, आप सब लोग ये बात जानते हैं कि भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत 1860 ईस्वी में किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। 1860 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। और 1860 ईस्वी में भारत में जो पहली बार बजट पेश किया गया, वह बजट पूरे देश के लिए, वह बजट पूरे देश के लिए एक साथ पेश किया गया था। और 1860 ईस्वी में पूरे देश के लिए सिर्फ एक बजट पेश हुआ। शुरू में बजट के ऊपर मतदान करने का अधिकार या बहस करने का अधिकार कुछ भी विधान परिषद के सदस्यों को नहीं था। लेकिन आगे चलकर विधान परिषद के सदस्यों को बजट के ऊपर बहस करने का अधिकार 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला। और 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत बजट के ऊपर विधान परिषद के सदस्यों को मतदान करने का भी अधिकार मिला। आगे चलकर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि 1860 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक,
1860 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था। 1860 से लेकर 1919 ईस्वी तक पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था। पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत जब केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया तो यह प्रावधान किया गया कि अब केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष के लिए एक बजट पेश करेगा और प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार अलग अलग राज्यों के लिए अपना अलग अलग बजट पेश करेगा। गौर से सुनिएगा, केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि 1919 के अधिनियम से पहले तक पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था। लेकिन जब केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया तो पूरे भारतवर्ष के लिए एक बजट पेश होने लगा और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बजट पेश होने लगे। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बजट पेश होने लगे। मतलब अब बंगाल प्रांत के लिए अलग बजट पेश होने लगे, बिहार प्रांत के लिए अलग बजट पेश होने लगे। ये बात है। और आज भी आप देखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारतवर्ष के लिए एक बजट पेश किया जाता है और प्रत्येक राज्य की जो राज्य सरकार है, जैसे बिहार की राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करती है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करती है, राजस्थान की राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करती है। ये प्रावधान वर्तमान में देश में लागू है। तो ये प्रावधान जो वर्तमान में हमारे देश में लागू है, इसकी शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुई मानी जाती है। समझे हैं इस बात? ये सब आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है और 1919 के भारत शासन अधिनियम की और भी कई सारी विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। जैसे शॉर्ट में आप जान लीजिए या फिर अगले क्लास में ही विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। अब आइए, याद नहीं ना करवाएं, अब आइए मेरे साथ याद कीजिए, क्योंकि पढ़ाते गए और आपको बोले पढ़ते जाइए, लेकिन अब आइए मेरे साथ आप याद कीजिए, नोट दीजिए। चलिए आइए गुरुजी लोग, आइए। किस अधिनियम के तहत, ध्यान से जवाब दीजिएगा, अभी तुरंत समझाएं हर बात। जो समझाए हैं वही पूछेंगे ध्यान से। इन्हें आम के जगह इमली, इमली की जगह कटहल, कटहल की जगह लीची। समझे? किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? 1800। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया? 1833। 1800। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया? 1800। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया? 1833। किस अधिनियम के तहत चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया? 1800। प्रथम विधि सदस्य कौन बने? लॉर्ड। किस अधिनियम के तहत चलिए आगे बताइएगा। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अंतिम चार्टर कौन है? 1800। और किस चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? 1853। किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? 1800।
और किस अधिनियम के तहत विधान परिषद का गठन किया गया? 1853। 1800। और सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? किस अधिनियम के तहत? चलिए, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? 1858। 1800। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया? 1800। और भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत लाया गया? किस अधिनियम के तहत? 1784 में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी उसका समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? 1800। भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश संसद। भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी? और भारत सचिव को सहायता देने हेतु कितना सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया? कितना सदस्य? 15 न। और किस अधिनियम के तहत जो है मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया? मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? 1858 ईस्वी में भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन बना? लॉर्ड स्टैनली। 1858 में भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन बना? भारत का प्रथम राज्य सचिव? आजादी के समय कौन थे? आजादी के समय? आजादी के समय वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन अधिनियम देता है? 1861। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन अधिनियम? 1861। आगे बताइएगा, लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, कौन कौन था? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर। आगे बताइएगा, विभागीय या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1800। बंगाल में विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1862। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1800। पंजाब में किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है? 1800। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। और 1909 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? कौन अधिनियम? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? 1900। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद। 1909 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एच एक्विथ। कौन थे? और 1909 के भारत शासन अधिनियम को लेकर किसने यह कहा कि यह चंद्रमा की चांदनी के समान है? किसने यह कहा कि इस अधिनियम ने भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोंट दिया? किसने कहा? और किसने यह कहा कि हम नाक के मुंह में दांत बोरे हैं? (1919) के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? यह अधिनियम कब लागू हुआ है? इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किस समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई है? महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया 1900। क्लियर है ये बात? आगे बताइएगा एक बात और, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कौन अधिनियम के तहत? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1900। क्लियर है? इतना बात याद हो न गया?
इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए, आपको जो है चीजों को बार बार पढ़ना होगा, और जब तक आप चीजों को बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो वो आपको थोड़ा टफ लगेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा आसान लगेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा और आसान लगेगा, 4 से 5 बार पढ़ेंगे पूरा का पूरा आसान लगेगा। जितना भी नोट आपको दिया जाता है उसको 4 से 5 बार पढ़ने का जो है आप प्रयास कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना अधिक से अधिक जो है आप रिवीजन करते रहिए। और जहां तक होमवर्क का बात है तो इस सप्ताह का होमवर्क तो आपको यही है, बायोलॉजी 5 चैप्टर तक रिवीजन कर लेना है और इकोनॉमिक्स 2 चैप्टर जो है आपको रिवीजन कर लेना है। और उसी का टेस्ट जो है आपको रविवार को होगा, शनिवार या रविवार को होगा, समझ गए? या तो शनिवार को होगा या रविवार, दोनों में से किसी भी एक दिन होगा। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में।